वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 5 अगस्त 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में है। गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में डिक्लेयर किया है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब 125th बर्थ एनिवर्सरी होगी उसके बाद से। ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले फॉरवर्ड ब्लॉक जो नेताजी के द्वारा बनाया गया ही एक संगठन हुआ करता था और उनके फैमिली मेंबर्स ये डिमांड कर रहे थे कि उनके जन्म दिवस को देश प्रेम दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाए, यानी कि डे ऑफ पैट्रियोटिज्म। सिमिलरली ममता बनर्जी जी का यह मांगना था कि इनके जन्म दिवस को देश नायक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाए, यानी कि डे ऑफ नेशनल हीरो, और नेशनल हॉलिडे भी डिक्लेयर किया जाए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का मन बनाया। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। जनवरी 23 को 1897 में उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। इन्हें लोग प्यार से नेताजी बुलाया करते थे। इंग्लैंड में इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम को इन्होंने क्वालिफाई किया 1920 में और 4th रैंक अवेल की, जिसके बाद ब्रिटिशर्स काफी कीन थे कि ये आईसीएस ज्वाइन कर लें, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये व्यक्ति आईसीएस नहीं ज्वाइन करेगा तो बवाल करेगा। लेकिन नेताजी ने कहा कि मैं अंग्रेजों की नौकरी तो नहीं करने वाला, मुझे कुछ और बेहतर करना है, और उन्होंने नौकरी को ज्वाइन नहीं किया। नेशनल मूवमेंट में वो जुड़ गए। नेताजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और देश बंधु चित्तरंजन दास जी के साथ काम करना शुरू कर दिया। बाद में उन्हें ही नेताजी ने अपना पॉलिटिकल गुरु भी एक्नॉलेज किया। नेताजी जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलकर मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा तैयार की गई नेहरू रिपोर्ट को, जो 1928 में आई थी, उसे रिजेक्ट कर दिया। इसके पहले ब्रिटिशर्स ने चैलेंज किया था कि आप अपने लिए कोई एक यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकते बिकॉज आपके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। उसी चीज को लेकर एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी मोतीलाल नेहरू जी के बाद, जिसके बाद ये रिपोर्ट आई थी। इसका विरोध करने का कारण यह था बिकॉज इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। नेहरू जी यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी और नेताजी दोनों ही लोगों का यह कहना था कि यह बात तो बहुत पुरानी हो गई है, अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी, जो हरिपुरा कांग्रेस का सेशन हुआ, उसमें प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए। गांधी जी इस बात को लेकर डेफिनेटली नाखुश थे बिकॉज गांधी जी की और बोस जी की आइडियोलॉजी काफी डिफरेंट थी। गांधी जी ने जैसे तैसे सुभाष चंद्र बोस जी को 1 साल बेयर किया। 1939 में गांधी जी को उम्मीद थी कि बोस जी हार जाएंगे, लेकिन जब इलेक्शंस हुए तो गांधी जी ने अपनी ओर से पट्टाभी सीतारामैया जी को नेताजी के अगेंस्ट में खड़ा किया। नेताजी काफी पॉपुलर थे और उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया। यह बात गांधी जी को बहुत बुरी लगी। उन्होंने यह तक कह दिया कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतने ज्यादा गहरा गए थे और एक पूरा ग्रुप तैयार हो गया था जो गांधी जी के सपोर्ट में था और बोस जी की आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करने को तैयार नहीं था। इस तरीके से बोस जी को ऐसा लगा कि वो कांग्रेस के भीतर अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया और कांग्रेस को छोड़ भी दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, नाम था द फॉरवर्ड ब्लॉक। पर्पज ये था कि जो लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी से मेल खाते हैं, उन्हें एक साथ इकट्ठा करें अपनी होम स्टेट बंगाल में। इंडियन नेशनल आर्मी कैसे बनती है उनके द्वारा, उस पर बात करते हैं। 1948 में वो जर्मनी पहुंचे अफगानिस्तान होते हुए। इसके पहले अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद कर रखा था, वो जैसे तैसे वहां से निकले थे। उनका ऐसा मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जर्मनी और ब्रिटेन आमने सामने थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उन्हें उम्मीद थी कि जर्मनी से उन्हें मदद मिल जाएगी। उस समय जर्मनी को लीड कर रहा था हिटलर। हिटलर ने कहा कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इंडिया बहुत दूर है, हमारी फोर्सेस इतनी आसानी से वहां पहुंच नहीं पाएंगी। अगर जापान वहां पर बहुत एक्टिवली लड़ रहा है तो जापान आपकी बेहतर मदद कर सकता है। तो जर्मनी से वो कोऑपरेशन की उम्मीद करते थे। हालांकि कुछ खास वहां हाथ नहीं लगा, बट वो सबमरीन के रास्ते पहुंच गए 1943 में सिंगापुर। यहां पर इसके पहले आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस जी के द्वारा बनाई गई थी, जो काफी वीक पड़ गई थी। जब बोस जी वहां पहुंचे तो उन्होंने एक बार उसे फिर से रिवाइव किया, जिसमें मेनली इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। आजाद हिंद फौज ने उसके बाद ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी और वो काफी हद तक आगे भी बढ़े।
हालांकि एज वी नो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान और जर्मनी हार जाते हैं, जिसके बाद आईएनए को भी पीछे हटना पड़ता है और आईएनए का जो ऑब्जेक्टिव था भारत को आजाद कराना वो पूरा नहीं हो पाता। लेकिन कई बार कहा जाता है कि जो आपका प्रयास होता है वो आपकी सफलता से ज्यादा श्रेयस्कर होता है। कि जो प्रयास नेताजी के द्वारा किया गया था इसे पूरा भारत आज भी याद करता है और देश की आजादी में जो उनका योगदान था उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो ये तो पूरा आर्टिकल नेताजी के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट के बारे में है। हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP के साथ मिलकर एक रिपोर्ट को रिलीज किया। नाम दिया गया हंगर हॉटस्पॉट्स। यह रिपोर्ट अगस्त से नवंबर 2021 के लिए है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो यह टाइम आया ही नहीं है। एग्जैक्टली इस रिपोर्ट को एक्चुअली में एक अल्टीमेटम या वार्निंग की तरह तैयार किया गया है, जहां पर उन देशों को, सभी देशों को एनालाइज किया गया है और ऐसे देशों को आइडेंटिफाई किया गया, लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया जो हंगर हॉटस्पॉट बन सकते हैं, जहां पर लोगों की सिचुएशन बहुत खराब होगी आने वाले समय में और वहां भुखमरी की समस्या होगी। इट विल बी काइंड ऑफ अल्टीमेटम कि दुनिया तैयार हो जाए इन लोकेशंस पर एड देने के लिए, मदद देने के लिए और इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। आई विल से कि डेफिनेटली एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है। बजाय इसके कि हम समस्या के बाद उसे एनालाइज करें, हम पहले अल्टीमेटम तैयार करें और उसे रिकवर कर लें। क्या की फाइंडिंग्स क्या निकल के आई? 23 ग्लोबल हॉटस्पॉट कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया गया है जो आने वाले 3 महीनों में प्रॉब्लम फेस करेंगी, जिसमें जो कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन होगी दैट विल बी इथियोपिया के टिग्रे रीजन में, मेडागास्कर के सदर्न रीजन में, यमन में, साउथ सूडान में और नदन नाइजीरिया में। FAO की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, हंगर को डिफीट करने के लिए काम कर रही है। वर्ल्ड फूड डे हम 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज इसी दिन 1945 में FAO एग्जिस्टेंस में आया था। ये ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है इटली के रोम में। इसकी सिस्टर बॉडीज हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया 1961 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ताकि हम हंगर को पूरी दुनिया से खत्म कर सकें। यह भी हेडक्वार्टर्ड है इटली के रोम में। लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की लाइफ में बदलाव लाने का प्रयास करता है और इमरजेंसी की सिचुएशन में फूड असिस्टेंस देने का प्रयास करता है। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो कमिटेड है कि हंगर को हम खत्म करेंगे, फूड सिक्योरिटी अचीव करेंगे और न्यूट्रिशनल लेवल को इंप्रूव करेंगे 2030 तक। देखते हैं ये ऑब्जेक्टिव अटेन हो पाता है या नहीं। 2020 में इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज फॉर पीस भी दिया गया, जो इन्होंने एफर्ट्स किए हैं पूरी दुनिया में हंगर को कॉम्बैट करने के लिए और कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज में जो भुखमरी की समस्या है उससे हैंडल करने के लिए। हंगर को वेपन ऑफ वॉर की तरह या कॉन्फ्लिक्ट की तरह ट्रीट ना किया जाए, इस चीज के लिए भी इन्होंने प्रयास किया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पिंगाली वेंकैया जी के बारे में है। अगर आपने इनका नाम पहले नहीं सुना तो आपको अब सुन भी लेना चाहिए और याद भी रख लेना चाहिए। अभी मांग ये चल रही है कि पिंगाली वेंकैया जी जो है, उनके फैमिली मेंबर्स का ये कहना है कि उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहला डिजाइन तैयार किया था इंडिया के नेशनल फ्लैग का। ये इनका कंट्रीब्यूशन है। 1963 में इनका जीवन समाप्त हुआ था। पिंगाली वेंकैया जी फ्रीडम फाइटर थे, डिजाइनर और आर्किटेक्ट रहे हैं फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के, जिसे स्वराज फ्लैग भी कहा गया। यह वर्तमान का जो फ्लैग है ट्राई कलर, उसका बेसिस था। शुरू में जब इन्होंने इस फ्लैग को बनाया था तो यह केवल लाल और हरे रंग में था, जिसमें लाल रंग हिंदू कम्युनिटी को और हरा रंग मुस्लिम कम्युनिटी को इंडिकेट करता था। देखिए, बोयर वॉर चल रहा था 1899 से 1902 के बीच में साउथ अफ्रीका में। दैट वाज सेकेंड बोयर वॉर। महात्मा गांधी जी से पिंगाली वेंकैया जी वहीं पे मिले थे। वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सोल्जर की तरह वहां पर लड़ाई लड़ने गए थे और गांधी जी वहां पर एड दे रहे थे, फूड एड या फिर मेडिसिन का एड। तो वहां पर मुलाकात हुई इनकी महात्मा गांधी जी से। तो इन्होंने कहा क्यों ना भारत के लिए एक झंडा बना दिया जाए, कैसा रहेगा? तो गांधी जी ने कहा बिल्कुल बना दो। तो गांधी जी ने कहा कि आपका ये जो डिजाइन है इसमें थोड़ा परिवर्तन करिए आप। इसमें आपने हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को तो ऐड कर दिया है, लेकिन बाकी लोग कहां गए? एक व्हाइट बैंड इसमें ऐड करिए, सफेद पट्टी, जो बाकी कम्युनिटीज को इंडिकेट करता हो। फर्दर ये इंडिकेट करता हो कि हम पीस चाहते हैं। और इसमें एक आप चक्र भी बनाइए या ऐसा हो जो खादी को बुनता हो। तो एक नया डिजाइन तैयार हुआ गांधी जी के सजेशन के बाद। वो डिजाइन कुछ ऐसा था, जिसमें सबसे नीचे रेड कलर की स्ट्रिप थी, देन ग्रीन, देन व्हाइट और एक चक्र जो चरखा नुमा आकृति में था। ठीक है,
गांधी जी के अप्रूवल के बाद यह फ्लैग काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। 1931 तक इसे यूज किया गया, लेकिन फिर कम्युनल कंसर्न रेज होने लगे कि आखिर झंडे के कलर कम्युनिटीज को इंडिकेट करें, कहां तक सही है। 1931 में एक फ्लैग कमेटी का गठन किया गया। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने एक नया ट्राई कलर अडॉप्ट किया, जिसमें रंगों में थोड़ा बदलाव किया गया, और अब जो ट्राई कलर आया वो कुछ ऐसा था। इन्होंने 1916 में एक बुकलेट भी रिलीज की थी, नाम था अ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया, जिसमें उन्होंने फ्लैग के 24 डिजाइन्स डिपिक्ट किए थे। ये सारी बातें पिंगाली वेंकैया जी के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के बारे में है। 2020-21 में 58,000 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है पूरे इंडिया से, जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व थे। उन्हें रिहेबिलिटेट किया गया है और मेन स्ट्रीम करने के लिए नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के अंडर रखा गया है। क्या है ये नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ध्यान दीजिएगा, इस स्कीम के तहत डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटीज का गठन किया जाता है। ये सोसाइटीज बनती हैं डिस्ट्रिक्ट में, और इनको सुपरवाइज करने की या ओवरसी करने की जिम्मेदारी होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास या कलेक्टर के पास। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी जब आप एक जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे। तो आप कई सारे पॉइंट्स रखते हैं, लेकिन अगर पॉइंट्स के पीछे बैकअप हो तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एक तो सिंपल सी बात हो सकती है कि सर मेरी ये प्रायोरिटी होगी कि मैं अपने जिले में चाइल्ड लेबर की समस्या को खत्म करूं। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि सर मैंने देखा है मेरे जिले में चाइल्ड लेबर की समस्या है, जो एक इनिशिएटिव है सरकार का नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, उसके तहत जिलों में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटीज बनती हैं और उनको ओवरसी करने की जिम्मेदारी डीएम के पास होती है। मतलब मेरे पास इनफ कैपेबिलिटी होगी इस समस्या के समाधान के लिए, तो ये मेरी प्रायोरिटी होगी। अब आपका जवाब ज्यादा स्ट्रांग होगा और उसके पीछे एक स्ट्रांग बैकअप होगा। इस स्कीम के तहत देखिए 9 से 14 वर्ष के बच्चों को विड्रॉ किया जाता है चाइल्ड लेबर से और एनसीएलपी के स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें ब्रिज एजुकेशन दी जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग, मिड डे मील, स्टाइपेंड, हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाया जाता है, और उसके बाद उन्हें मेन स्ट्रीम करके फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में लाते हैं। अगर बच्चे की उम्र 5 से 8 साल है तो उसे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में लाने का प्रयास किया जाता है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। पेंसिल नाम का एक पोर्टल भी बनाया गया है, फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। उद्देश्य यही है कि हम एनसीएलपी को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएं। इस स्कीम के तहत जो फंड्स हैं वो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटीज के पास, जिसके बाद वो फंड्स को एलोकेट करते हैं एनजीओज को और वॉलंटरी एजेंसीज को, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को, जो स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स रन कर रहे हैं और चाइल्ड लेबर की समस्या के निदान के लिए काम कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सबकी योजना सबका विकास कैंपेन के बारे में है। देखिए, जब भी ग्राम पंचायतें बनती हैं तो ग्राम पंचायतों के पास एक अधिकार होता है आर्टिकल 243G के तहत। उनसे कहा जाता है कि आप अपनी ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में किस प्रकार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसका एक खाका तैयार करके दीजिए। वो खाका अच्छी तरीके से बने, उसमें सभी की भागीदारी हो, इसी उद्देश्य से ये इनिशिएटिव लिया गया था। इट वॉज अ काइंड ऑफ कैंपेन जिसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 के बीच के लिए। उद्देश्य था कि ग्राम पंचायतों की मदद की जाएगी कि वो एक कन्वर्जेंट और होलिस्टिक ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाएं और ये देखें कि क्या इंफ्रा गैप है उनके एरिया में जिसे हम सही कर सकते हैं। कई सारे काम इसमें करने थे इस इनिशिएटिव में कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम उन्हें स्ट्रेंथन करें, एविडेंस बेस्ड असेसमेंट किया जाए, जो भी अधिकार दिए गए हैं। देखिए, शेड्यूल 11 में 29 सब्जेक्ट्स हैं जो ग्राम पंचायतों को दिए जा सकते हैं जिस पे वो काम करें। तो उनमें क्या काम किया जा सकता है, इसका बढ़िया से असेसमेंट किया जाए। जो स्कीम्स और फाइनेंसेस लोगों के लिए हैं उनका पब्लिक डिस्क्लोजर हो, इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी और एविडेंस बेस्ड प्लान तैयार किया जाए। ये इसका उद्देश्य था। और ये बात तो मैंने आपको बता दी कि आर्टिकल 243G में ग्राम पंचायतों को मैंडेट किया गया है कि वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाएंगे जो कॉम्प्रिहेंसिव हो और सभी लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन हो, जो कि इसके पहले जो स्कीम्स चल रही हैं सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की या डिपार्टमेंट्स की, उनके साथ कन्वर्ज करता हो। ये नहीं कि आप एकदम अलग से प्लान बना रहे हो जिसे हाइपोथेटिकली हो उसे पूरा ही ना किया जा सकता, ऐसा प्लान आपको नहीं बनाना है। कुछ स्टेटमेंट है, आप बताइए ट्रू एंड फॉल्स। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट को फेवर किया जिसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट यूनेस्को ने रिलीज किया है। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पिंगाली वेंकैया डिजाइनर और आर्किटेक्ट रहे नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1961 में स्टैब्लिश किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वर्ल्ड में हंगर को एलिवेट करने के लिए। बताइए अपना जवाब, मेंशन कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको जवाब बताने जा रहा हूं।
पहला स्टेटमेंट गलत है बिकॉज उन्होंने अपोज किया था, मैंने आपको बताया आर्टिकल में, बिकॉज वो फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे, डोमिनियन स्टेटस नहीं। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट यूनेस्को की नहीं है ये, इसे FAO और WFP ने मिलकर रिलीज किया है, ये भी गलत हो गया। ये और ये तो सही है, ये भी गलत है बिकॉज ये 1945 में बना था, ना कि 1961 में। इस सेशन की PDF आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप उसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।